why we have to talk about Bollywood, and we will talk about it. But at the moment with us, we have one of our favorite spokespersons of all time, कांग्रेस के बहुत ही आर्टिकुलेट और बहुत ही बुद्धिमान प्रवक्ता जनाब नाज़िर हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। नाज़िर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। How are you? अरे look at him यार, he looks like a film star। तो फिल्म में तो इनको होना चाहिए। जिम से अभी निकले हैं ऐसा लग रहा है। जिम जाके फिर उसके बाद सीधा वो गए क्या स्पा में, और उसके बाद यहाँ पर आए, looking really good। नाज़िर साहब, you're looking very good। You're looking about 10-20 years younger than I saw you last time। लेकिन खैर उस वक्त शायद आप बड़े, मुझे लगा थके हुए होंगे क्योंकि बिहार पूरा घूम के आए थे आप, बहुत काम किया था आपने, मुझे ऐसा लग रहा। तो सर योर एनालिसिस, आपका एनालिसिस क्या है राहुल गांधी जी की स्पीच का? सर कल की स्पीच जो थी राहुल गांधी जी की, सारी दुनिया को मतलब पसंद आई हो या ना आई हो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये पक्का। और तो और छोड़िए, आज प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, इन रिप्लाई टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस 80% वाज अबाउट राहुल गांधी स्पीच। जबरदस्त सर। अब आप बोलें सर, नाज़िर साहब प्लीज। मैं एक लाइन पढ़ के अपनी बात को शुरुआत करता हूँ। जी बोलिए सर प्लीज। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की तहरीन की रविश जिंदा है। अभी जुल्म के खिलाफ, रिवाजों के खिलाफ मेरे सीने में बगावत की जंग अभी भी जिंदा है। तो जब जुल्म और बगावत होगी, आवाज आएगी। उन्होंने एक बेसिक मुद्दों को उठाया कि हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, तो उन्होंने उनके ऊपर निशाना किया, तो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। आपके हिंदू होने का सबक सिखा रहे थे, तो आपने तमाम हिंदुओं को ले लिया। इस देश की अभी सेंसेक्स मुझे नहीं मालूम है, मगर इस देश में तकरीबन 111 करोड़ हिंदू रहते हैं। 111 करोड़ में कितने हिंदुओं ने इनको वोट दिया है, तो आप देखेंगे तो मुश्किल से इनको 20% से 26% वोट मिला हो। तो कैसे ये पूरे तमाम हिंदुस्तान के हिंदुओं के कॉन्ट्रैक्टर बन गए, कैसे ये ठेकेदार बन गए। ये आवाज उठाई तो इन्हें बुरा लग गया। तब इन्हें क्यों नहीं बुरा लगता है जब विश्वनाथ कॉरिडोर को जब तोड़ा गया और वहां पे कितने सारे मंदिरों को तोड़ के गार्बेज के डब्बों में डाल दिया गया, तब इन्हें क्यों उनकी हिंदुज़म खत्म हो रही थी। जब हिंदुओं के बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा था, तब इनके दिल क्यों नहीं जाग रहे थे उन हिंदुओं के लिए। जब हिंदू के बच्चियों की आरजू और इज्जतों को लुटा जा रहा था, तब इनकी हिंदुज़म क्यों नहीं जाग रही थी। जब हिंदुओं के बच्चों को जब मारा पीटा जा रहा था, तब इनकी हिम्मत नहीं जागती है। जब हिंदू किसानों के ऊपर लाठी डंडा बरसाई जा रही थी, तब उन हिंदुओं के लिए इनकी मोहब्बत नहीं जागती है। तो कौन से हिंदुओं के लिए इनके लिए मोहब्बत जागती है? ये नहीं। आज तक तो इन वो हिंदू है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे हिंदू महासभा में, जो 2 नेशन 2 थ्योरी की बात की, उसके लिए आज तक माफी नहीं मांगी। वो आज हमसे कहते हैं माफी मांगो। अरे जो दो देश बनाने की बात करते थे, उनसे आज तक माफी मांगा ना गया, तो आज हमसे ये माफी मांगने की बात करते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, जो अंग्रेजों के साथ जाके मिल गए, बोलते थे हम आपके साथ हैं। इस 1942 भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए, इसे नष्ट नाबूद कर देना चाहिए। तो उस समय उसके लिए इन्होंने आज तक देश से माफी नहीं मांगी। ये कैसे हिंदू थे, ये किस तरह के हिंदू थे, ये हम सवाल उठाते हैं, तो ये पूरे देश के हिंदुओं को जोड़ देते हैं। अरे 20% से 26% वोट मिलने वाले कैसे आप पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं के कॉन्ट्रैक्टर बन गए, इसका जवाब तो दो। तो आज राहुल गांधी ने जो आवाज अग्निवीर का उठाया, किसानों का मुद्दा उठाया, महिलाओं का उठाया, मणिपुर का उठाया, इससे इनकी बौखलाहट देख लीजिए कि अमित शाह खड़े हो गए, नरेंद्र मोदी जी खड़े हो गए, तमाम इनके मंत्रिमंडल के लोग खड़े हो गए, तब भी इनके जवाब नहीं दे पाए। आज 2 घंटा 40 मिनट बोले या 1 घंटा कितना, तब भी वो उस मुद्दों को नहीं उठा पाए। तमाम भाषण देते रहे, मणिपुर पे खामोश रहे। ये है राहुल गांधी की आवाज। ये है, तुम हंस तो सकते हो मेरे बातों पे, पर जुल्म आदिल के खिलाफ मेरी आवाज जागती रहेगी, क्योंकि ये हमारी अकेली आवाज नहीं है,
ये हिंदुस्तान की आवाज है, हिंदुस्तान के उन बेरोजगारों की आवाज है, हिंदुस्तान के उन महिलाओं की आवाज है। तुम हंस तो सकते हो मेरे बातों पे, मगर तुम उसका जवाब नहीं दे सकते हो। तुम हमें रुसवार विजवार तो कर सकते हो, पर उन मजलूमों का जवाब नहीं दे सकते हो। तुम हमें सारे बाजार जलील तो कर सकते हो, पर इनका इंसाफ नहीं दिला सकते हो। ये वो आवाज है, 140 करोड़ लोगों की आवाज आज राहुल गांधी ने संसद में जो गुजा, वो हिंदुस्तान ने सुना, आपने सुना, तमाम देश के लोगों ने सुना। आज कह रहे हैं ये है आवाज हिंदुस्तान नाज़िर हुसैन साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना है कि यू लाइड राहुल गांधी जी, आप झूठ बोले। You lied about अग्निवीर, you lied about MSP, you must face action। राहुल गांधी जी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए for misleading the house। आपने हाउस को मिसलीड किया है। कांग्रेस लाइड अबाउट, कांग्रेस ने रिजर्वेशन और संविधान के ऊपर झूठ बोला। You planned a conspiracy to defame Hindus। आपने उस चीज के सराहना किया जब डेंगू मलेरिया के साथ हिंदुओं को आपने जोड़ दिया। तो यह आरोप लगाया कि आप राहुल गांधी जी झूठ बोलते हो। Lying, you're lying to the house, you're lying about अग्निवीर, you're lying about MSP। नाज़िर हुसैन साहब, कौन झूठ बोल रहा है? ये तो संसद के अंदर सारी देश देख रही है, कैमरे ऑन है, आप तक भी है। अग्निवीर को कौन सा मुआवजा मिला जो उनके घर वालों ने कहा कि हमें 1 करोड़ का मुआवजा नहीं मिल रहा है? भले राजनाथ सिंह खड़े होके बोल रहे हैं, तो ये संसद के अंदर आप साबित करिए कि मिला या नहीं मिला, आपको बताना है। आपने तो बहुत कुछ सदन के अंदर बोला है जो आज तक जमीन पे नहीं हुई। आपने सदन के अंदर खड़ा होके बोला था 100 स्मार्ट सिटी हम बना रहे हैं, कहां है वो स्मार्ट सिटी? आपने पूरे सदन को बरगलाया। कौन सा आपने वादा पूरा किया है बताइए? आप हमसे बोलते हो माफी मांगो, किस बात के लिए माफी मांगो? हमने कल किस कोर्ट में जाके माफी मांगा है? हमने कहा कि आरएसएस नफरत फैलाती है तो हम केस लड़ने को भी तैयार है, चाहे जिस अदालत में जाना पड़े, हम उसको साबित करते हैं। आप बोलते हो हमने मिसगाइड किया। अरे सारी अदल और इंसाफ आपके पास है, तो आप करो इंसाफ। आप बताओ हमने क्या झूठ बोला है, आप साबित करो। किसको 1 करोड़ दिया उसका नाम बताओ, किस जो शहादत शहीद हुआ उसको शहीद का दर्जा दिया हो उसका सर्टिफिकेट दिखाओ। अरे आप दिखाओ, हमें झूठा साबित करने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप वो दिखाओ, बोलो मत। आप एविडेंस दिखाओ कि कौन सा बात आपने साबित किया। हमने आप पे एलिगेशन लगाया है, विपक्ष का काम ही होता है एलिगेशन लगाना। विपक्ष सामने एलिगेशन लगाएगा, आपसे सवाल करेगा, हमारे सवालों का आपके पास जवाब है तो दो, नहीं है तो आप हमें झूठा साबित करने की जितनी भी ताकत लगाना लगाओ, मगर आप हमें झूठा साबित नहीं कर सकते हो। हमने सदन में जो मुद्दा उठाया आज भी हम उस मुद्दे पे कायम है। हमने उस मुद्दे पे कायम है कि एमएसपी नहीं मिल रहा है। आप लिखित एमएसपी दो, कौन सा एमएसपी किस पे मिल रहा है बताओ। हम जिस एमएसपी की बात करते हैं उसको क्यों नहीं बता रहे हो? आप सिर्फ बरगला रहे हो सदन को। आप हमें झूठा, आप बोलते हैं ना, आप हमें रुसवार बाजार तो कर सकते हो, हमारा अदल इंसाफ नहीं दिला सकते हो। आप हम पे एलिगेशन लगा सकते हो, मगर उन लोगों को, मजलूमों को आवाज नहीं दे सकते हो जिसकी आवाज हम हैं। आप राहुल गांधी पे अटैक करना अब छोड़ना पड़ेगा। अब राहुल गांधी ने सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, सरकार से सवाल कर रहे हैं। विपक्ष को जनता चुन के भेजती है, सदन में जनता चुन के भेजी है, हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है। तभी तो आज प्रधानमंत्री को खड़ा होकर कल जवाब देना तैयार थे। कल राजनाथ सिंह खड़े हो जा रहे थे, शिवराज सिंह चौहान खड़े हो जा रहे थे, अमित शाह जी खड़े हो जा रहे थे, मगर किसी की चेहरे पे बड़बड़ाहट थी कि कोई बोलने को तैयार नहीं है कि हम गलत कहाँ हैं। आप सिर्फ एलिगेशन लगा रहे हो कि राहुल गांधी ने किस पॉइंट पे गलत बोला, तो आप एविडेंस तो दिखाओ किसको आपने 1 करोड़ दिया है, हमें झूठा साबित करो। पर आपके पास सबूत नहीं है। मैंने अभी आपको 8 हिंदुओं का एग्जाम्पल दिया, हिंदुओं के बारे में बताया, कैसे विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए मंदिरों को तोड़ा गया, कैसे फैजाबाद अयोध्या में रोड चौड़ा करने के हिंदुओं के गरीबों के घर को तोड़ा गया, उनके जमीन को एक्वायर किया, उनको मुआवजा नहीं दिया गया, भगवान राम को भी ठगा गया। आपने अयोध्या में आज देखा फैजाबाद में क्या हालात है, मंदिर टूट रही है, पानी बरस रही है, सड़कें धंस रहे हैं। कौन सा इंसान बात कर रहे हो? चारों तरफ करप्शन है। ये क्या हिंदुओं के साथ ठगी नहीं है? हिंदुओं बच्चों को जब रोजगार नहीं मिलता है, क्या हिंदुओं के साथ ठगी नहीं है? जब हिंदू महिलाओं को बेरोजगारी झेलना पड़ती है, क्या हिंदुओं के साथ ठगी नहीं है? क्या हिंदुओं को जब महंगाई, हिंदू हिंसक है? आपने कहा कि हिंदू हिंसक है। मोदी जी राहुल गांधी जी को आरोप लगा रहे हैं, आपने कहा हिंदू हिंसक है। ये आपका सोच दिखाता है, ये आपका संस्कार दिखा रहा है, ये आपका चरित्र दिखा रहा है, या आपके दिल में कितना नफरत है वो दिखा रहा है। ये राहुल गांधी पर चार्ज है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के।
कि आपने हिंदू को हिंसक कहा? नासिर हुसैन साहब, मैं अगर अभी आपकी तरफ आप करूं तो इसका मतलब आप ही होते हैं, ना कि कोई तीसरा एंकर होगा। जब इस टीवी में शो करते हैं, मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं तो मैं आपको ही हिंसक बोलूंगा। तो सदन में मेरा इशारा उधर था, तो मैं किसी और को क्यों बोलूंगा? सदन में बात आपसे हो रही है, जवाब मैं आपसे मांग रहा हूं, इशारा आपको कह रहा हूं। आपने हिंसक की बात की थी, आपने हिंसा उठाने की बात की, मणिपुर जलता रहा, आपने बात नहीं की, तो हम आपको हिंसक बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? हर जगह मॉब लिंचिंग होता रहा, आपकी आवाज नहीं आई, तो हम आपको हिंसक बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? जब आप गुजरात के अंदर उस महिला क्या नाम भूल रहा हूं, जब आप उसके ऊपर फूल माला बरसा रहे हो, जो रेपिस्ट के ऊपर, तो आप उसको हिंसक बना रहे हो, तो आपको हम हिंसक बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? इसी तरह बिल्किस बानो, उसके रेपिस्टों को आप फूल बरसा रहे हो, तो आप उसको हिंसक बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? इसी तरह झारखंड में जब मॉब लिंचिंग करके जब वो बाहर आता है, उसको आप फिर से आप फूल और मालों से उसकी स्वागत करते हो, आप उसको हिंसक बना रहे हो, आपको हिंसक बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो हम कहां हैं? हमने जो कहा उस पर साबित हो। आपने हिंसक कराया है तो आपको हिंसक कहेंगे। एड्रेस आपकी तरफ है, इशारा आपकी तरफ है, नजरें आपकी तरफ है, अल्फाज आपको बयान कर रही है, फिर भी आप मुझे गलत साबित कर रहे हो। मैं कह रहा हूं, आप कैसे हिंदू के कॉन्ट्रैक्टर है जब 111 करोड़ की आबादी में 20 से 26% सिर्फ वोट आपको मिलता है? लगभग 76% से ज्यादा हिंदुओं ने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आप कैसे हिंदुओं के आप ठेकेदार बन गए? हिंदुओं की बात मत करिए, हिंदुओं तो मोहब्बत है, हिंदू तो इस देश की आत्मा है, हिंदू आप भी हैं, हिंदू तमाम लोग हैं, हिंदुज़म इस देश की आत्मा है। हम हिंदू तत्व के खिलाफ बोलते हैं, हम हिंसक के खिलाफ बोलते हैं, हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोल सकते। हिंदुत्व को तो हम हमारे देश के आत्माओं में बसाते हैं, हम अपने आप में बसाते हैं। जो इनके अंदर सब्र है, तभी तो मुगलिया भी आई, हिंदुओं पे राज करके चली गई। हम सब्र था, तभी तो अंग्रेज या सल्तनत आई, राज करके चली गई, तभी तो ये लोग लूट के चले गए। हम तब बोलते हैं हिंदुओं में नफरत नहीं था, आप नफरत बन गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अल्फाज देखिए। अच्छा, आरएसएस को हमने गलत बोला तो आपको बुरा लग गया। सरदार पटेल ने क्या लिखा था? उस सरदार पटेल की चिट्ठी आज भी है। आरएसएस को क्या कहा था? ये नफरती लोग हैं, ये महात्मा गांधी के कातिल लोग हैं, ये मिठाइयों के डब्बे बांट रहे थे। तो सरदार पटेल ने किस संस्था को बैन किया था? इसी संस्था को बैन किया था। तो क्या है, सरदार पटेल को आप गालियां दोगे? आप क्या उनको हिंसा किस तरह उनको आज माफी मांगने के लिए कहोगे? अरे सरदार पटेल को जब आप अपना आइडियल मानते हो तो उनके हर बातों को भी अपना आइडिया मानना चाहिए। तो सरदार पटेल जी ने क्यों नहीं कहा कि ये राष्ट्रवादी पार्टी है, ये देशभक्त की पार्टी है? क्यों इनको कहा ये नफरती लोग हैं, ये समाज को बांटने वाले लोग होंगे? हमने कहा तो यही सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ये देश में बंटवारे के कोई कारण बनेंगे तो ये हिंदू सभा होगी, ये आरएसएस होगी। सुभाष चंद्र बोस की किताबों में लिखे थे, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तब आप सुभाष चंद्र बोस को क्या बोलोगे? तो आप बोल सकते हो, इतिहास बोलोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा इतिहास के आईने में क्या क्या। आज की तारीख में नासिर साहब, मेरी अपेक्षा ये थी कि प्रधानमंत्री जी अपने जो आने वाले 100 दिन हैं, 300 दिन हैं, 1 साल हैं, 2 साल हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि यार और नौकरियां कहाँ से हम क्रिएट करेंगे, प्राइसेस कैसे नीचे लाएंगे, रोजगार हम लोग, वही हो गया रोजगार, यानी नौकरियां कैसे क्रिएट करेंगे, इंडस्ट्री और किस तरीके से आएगी, नीट स्कैम के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, मणिपुर जो अभी तक जल रहा है उसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन 80% भाषण तो सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर था। मतलब ये क्या हो रहा है भाई, मेरी समझ के बारे में? वाई? मैं कह रहा हूं ना, जब इन्होंने माँ वर्ड से बहुत कुछ बोला था, मंगलसूत्र बोला था, माँ से मुस्लिम बोला था, माँ से पता नहीं कि, पर एक बार माँ से मणिपुर पे बात नहीं करी। मणिपुर क्यों नहीं आज तक गए, मैं आज तक समझ नहीं पाया। आज भी सदन में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चिल्लाते रहे कि आप मणिपुर पे बोलो, मणिपुर पे बोलो, पर नहीं बोला। माँ से मछली बोला, माँ से मांस बोला, माँ से हिंदू, हर कुछ बोला, मगर मणिपुर पे नहीं बोला। आज नीट कोई छोटा सा मुद्दा नहीं है, लाखों बच्चों के मुस्तकबिल का बात है। आज लाखों बच्चों की दर भटकने की बात है। हमने नीट का मुद्दा सदन के अंदर उठाया तो नीट के ऊपर जवाब देना चाहिए। हमारे शिक्षा मंत्री बोलते कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। डबल इंजन की सरकार बिहार में, वहां अरेस्टिंग हो रही है, झारखंड पहुंच रही है, महाराष्ट्र से तार जुड़ रहा है, कभी कहीं से तार जुड़ रहा है।
तो आखिर इन बच्चों का कसूर क्या है? तो नीट को एक अच्छा एग्जाम बनाना चाहिए, एक अच्छे डॉक्टर, तो क्योंकि इनको याद है बैपम घोटाला जैसा डॉक्टर ये बनाना चाहते हैं, बैपम में जैसा हुआ था, आज तक उसके ऊपर ये जवाब नहीं दे पाए, इतने बड़ा स्कैम है मध्य प्रदेश का, उसके ऊपर ये बोल नहीं पाए। तो इसी तरह का ये नीट भी एक तरह से घोटाला है, एनटीए भी एक घोटाला करने में लगा है, बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहा है। नीट पे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, वो नीट में कितने बच्चे हिंदू हैं आप ये पूछिए, कितने लिस्ट डेटा निकालिए, क्या वो हिंदुओं के साथ ये इंसाफ कर रहे हैं? कोई इंसाफ हिंदुओं के साथ नहीं है, हिंदुओं को बेरोजगार कर रहे हैं, तो कौन सा हिंदुओं के लिए इंसाफ कर रहे हैं सर? मैं यही तो सवाल। लेकिन आज जो एक बड़ी अजीब चीज और बोली, मतलब वेरी फ्रैंकली, आज तक कभी किसी और प्रधानमंत्री ने ये बात नहीं कही है, which is it could also be welcomed I suppose। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि प्राइवेट सेक्टर में इतनी ज्यादा नौकरियां बढ़ गई हैं, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। बिल्कुल सही तो मतलब ये कुछ समझ में नहीं आया मेरे। हो सकता है कि आई एम नॉट सो वेल एजुकेटेड, हो सकता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ साहब, आप जरा समझा दें क्या मतलब हुआ इसका मतलब। नहीं, आप पढ़े लिखे भी हैं, आप समझते भी हैं, क्योंकि सरकारी कंपनी इस देश में बची कितनी है, तो सरकारी जॉब तो क्रिएट होगा नहीं। ज्यादातर सरकारी कंपनियां तो धन्ना सेठों को बेच दिया, अपने पूंजीपति अपने मित्रों को बेच दिया है, तो जॉब तो है नहीं। वो एक तरह से एडॉक के ऊपर लोगों को जॉब पे रख रहे हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे, वो भी डायरेक्ट कंपनी हायर नहीं कर रही है। मैं आज भी कह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे ला रहे हैं, किसी बड़ी कंपनी को दे देते हैं, वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को वहां से लेती है, एडॉक पे उनको जॉब देती है, परमानेंट जॉब वहां भी नहीं है। तो सही कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टरों में कम है, क्योंकि सरकारी कंपनी बची नहीं है। तो ऐसा देश का प्रधानमंत्री है कि अपने देश में जॉब क्रिएट ना कर दे और प्राइवेट कंपनियों के बारे में आके सदन में बात करे, तो बड़ा अजीबो तमाशा लगता है कि आज भी यूपी के अंदर एक कांस्टेबल का वैकेंसी निकलता है, उसके ऊपर 20-20 लाख एप्लीकेशन आता है। तो बेरोजगारी का आलम देखिए कि कितना है। आज बिहार यूपी से भर के मुंबई, महाराष्ट्र तो दूसरे शहरों में लोग जा रहे हैं। बेरोजगारी का आलम देखिए, उनके पैरों की चप्पल की हालात बताएगी कि उनके घर की हालात क्या होगी। आप उनके पैरों की तरफ देखेंगे तो उनकी गरीबी बताएगी कि उनकी हालात क्या है। आज खड़गे साहब, खड़गे साहब ने अपर हाउस में किस प्रकार से कल बोले कहा कि आरएसएस, नीट, अग्निवीर, आपने हमारे मैनिफेस्टो को धर्म विशेष कहा, चंदा लो, चंदा दो, धंधा दो, एरोगेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी है तो मुमकिन है ये बोलना। और लास्ट में जो चार्ज लगा दिए कि आरएसएस हैज टेकन ओवर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पूरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इस देश का आरएसएस ने अपने कब्जे में रखा है। एवरी टॉप पोस्ट में आरएसएस के लोग हैं। आप मनुवादी विचारों को इंपोज करना चाहते हो, आप हिस्ट्री में मनुवादी विचार, सोच में मनुवाद, तो ये चार्ज बहुत सीरियस चार्ज है खड़गे साहब ने जो लगाया। आरएसएस क्या एजुकेशन सिस्टम को टेक ओवर किया है नाज़िर हुसैन साहब? आरएसएस ही बीजेपी है, बीजेपी ही आरएसएस है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, कोई अलग नहीं है। मैं कह रहा हूं आरएसएस के ही तमाम लोग हर उच्च संस्था पे आज बैठे हैं। एक कुछ धर्म के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, ओबीसी के लिए काम नहीं कर रहे, माइनॉरिटी के लिए काम नहीं कर रहे, दलितों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए काम नहीं कर रहे। आज एजुकेशन महंगा कितना है सर, हम क्यों कहते हैं कि इनके संस्थाओं पे कब्जा है? आज गरीब के बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते हैं, गरीब के बच्चों के लिए एजुकेशन आज है नहीं, सरकारी स्कूलों की हालात बद से बदतर है, तो गरीब के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखोगे, उनको अपने लेवल में खड़ा नहीं करना चाहते हो, तब हम कहते हैं कि आरएसएस के लोगों का कब्जा हो गया है। आखिर स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट आप देखिए प्राइवेट पे, क्या गरीब के बच्चे आज अच्छे स्कूलों में पढ़ सकते हैं? उनकी एजुकेशन देखिए, उनके हालात देखिए कैसे हैं, उनको सही से उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो हम आवाज उठा रहे हैं कि आरएसएस का आज एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे कब्जा है। आज आप सरकारी एजेंसियों के कैसी बड़े पद पे चले जाए तो आपको कौन लोग मिलेंगे, उनके नाम से उनका धर्म आप देख लीजिएगा, उनका विचार देख लीजिएगा, कैमरा बंद करके उनसे आप डिस्कस कर लीजिएगा तो उनकी सोच देखिएगा, कितनी नफरत है ओबीसी से, कितनी नफरत है दलितों से, कितनी नफरत है अल्पसंख्यक से, कितनी नफरत है आदिवासियों से। उससे बात करिए। ये कॉलेज और स्कूल के दरवाजे गरीबों के लिए क्यों बंद हो रहे हैं? ये आवाज उठाना कोई गलत है तो हम बार बार उठाएंगे कि सरकारी स्कूलों की हालात क्यों नहीं सुधर रही है।
क्यों बच्चे आज ड्रॉप आउट ज्यादा हो रहा है? आप कहने को बहुत कुछ है, पर ड्रॉप आउट स्कूलों का देख लीजिए, सरकारी स्कूलों का, तो आपको डेटा मिल जाएगा कि ज्यादातर बच्चे 5th 6th के बाद ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं सर, 10th पास नहीं कर रहे हैं। और अमीरों के बच्चे, आज मैं स्कूलों का नाम नहीं लेना चाहता, आप कोई भी सरकारी प्राइवेट स्कूलों में चले जाइए, तो एक नर्सरी का भी फीस होगा तो लाखों में होगा। क्या गरीब का बच्चा वहां पढ़ा सकता है? कैसे पढ़ाएगा? उसको लिए एजुकेशन के दरवाजे बंद कर दोगे तो आप कैसे 25 ट्रिलियन पे पहुंचोगे, कैसे 15 ट्रिलियन पे पहुंचोगे? मैं समझ नहीं पाता हूं। आप उनको एजुकेशन दीजिए, उनको पढ़ाई का रास्ता खोलिए, उनके लिए जॉब क्रिएट करिए। ये एक सरकार की काम, उसके ऊपर कोई प्लान नहीं है, ये सरकार का काम। नाज़र साहब, उसके ऊपर कोई प्लान नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई सोच भी नहीं है उसके ऊपर। आप सिर्फ हिंदू हिंदू कर रहे हैं, पर हिंदू के बच्चों को एजुकेशन कैसे दोगे? उसकी बात तो करो। ये आपके पास क्या रोड मैप है वो बताओ। ये बच्चे, मैं कह रहा हूं ना, आप कभी किसी रेलवे स्टेशन चले जाए, वहां से जो ट्रेन से लोग उतर रहे हो, उनके चेहरों को मत देखिए, उनके पैरों की तरफ आप जब नाक उठाएंगे तो उनकी मुफलसी बता रही होगी ये किस हालात से गुजर रहे हैं। क्या वो हिंदू नहीं है? उनकी आंखों में देखिएगा तो घर छोड़ने की एक आंसू टपक रही होगी। क्या वो हिंदू नहीं है कि अपनी कम उम्र में अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में धक्का खा रहे हैं, पहनने को घर नहीं है, रहने को कपड़ा नहीं है, तमाम तरह की तकलीफात झेल रहे हैं? क्या वो हिंदू नहीं है? उस हिंदू के लिए क्यों नहीं बात करते हो? आप हमें गाली दे सकते हो, हमें झूठा साबित कर सकते हो, आप राहुल गांधी को गलत बोल सकते हो, मगर उस मसले का हल क्या है आपके पास? उस मसले का हल बात करिए। बीजेपी के वक्ता हो चाहे दूसरे के वक्ता हो, आप बात मुझ पे एलिगेशन लगाने से अगर उन हिंदुओं का इंसाफ मिल जाए तो हम पे रोज एलिगेशन लगाओ, तो आपको हर चैनल पे 2 घंटा दे देता हूँ, एलिगेशन लगाओ, मगर उन हिंदू के बच्चों को इंसाफ दो, उनको एजुकेशन दो, उनको रोजगार दो, उस हिंदू किसानों को सही दाम दो। नाज़िर हुसैन साहब, आप किस बात से खुश हो? मोदी साहब पूछ रहे हैं राहुल गांधी जी को, किस बात पर आप खुश हो? कांग्रेस के स्ट्राइक रेट हमारे 1 to 1 हमसे जब लड़ते हैं तो ओनली 26% आप सीट्स आप जीतते हो। पूरे अलायंस जब बीजेपी से लड़ रहा है ओनली 50% आपका स्ट्राइक रेट है। आप पूरे देश में दंगल कराना चाहते हो। मोदी जी का चार्ज है आप पर, आप देश में दंगल कराना चाहते हो। आप पूरे नेशन को डिवाइड, पूरे देश को बांटना चाहते हो। एक कास्ट को दूसरे कास्ट से, नॉर्थ से साउथ आप डिवाइड करना चाहते हो। नहीं, पूरे अपने इलेक्टोरल फायदे के लिए देश को बांटना चाहते हो आप। ये चार्ज है मोदी साहब के राहुल गांधी जी पे। नाज़िर हुसैन साहब, नहीं, आपने पूछा आप किस बात पे खुश हैं? यस, किस बात से खुश हैं मोदी जी? अभी कल ही मैं एक चैनल पे था जहां हमारे सर ने भी काम किया है, राजीव बजाज जी ने सहारा समय में। वहां मैं कल ही डिबेट में था, तो वहां एक राजीव रंजन नाम के जनता दल यूनाइटेड के एक प्रवक्ता थे। उन्होंने, आप हमारी विरोध करते करते उनके अल्फाज सुनेंगे, मैं वो लिंक भेजूंगा तो आप भी हंसेंगे। वो बोलते हैं जब संविधान की कॉपी दिखाते हैं, हिंदुस्तान की संविधान नहीं है, ये चाइना का संविधान दिखता है। यानी इतनी नफरत अपने संविधान से कि चाइना का संविधान बता दो, चाइना का कलर बता दो। अरे संविधान तो हमारे देश का था, तुम्हें फक्र होना चाहिए था, शान शौकत दिखनी चाहिए। जिस संविधान के लिए हमारे लोगों ने जेल के सलाखों में दम तोड़ दिया, फांसी के फंदे पे चढ़ गए, उस संविधान को आप चाइना का संविधान बता दिया। तो हम इसलिए खुश हैं कि हमने संविधान को बचा लिया, हमने संविधान को बदलने से बचा लिया। गरीबों मजलूमों की आवाज है, वो संविधान को बचाया, इसलिए हम खुश हैं। आप बोलते हो हमारा स्ट्राइक रेट, हमें बाहर में जाए स्ट्राइक रेट, हमें नहीं चाहिए वो स्ट्राइक, मगर हमारा संविधान रहेगा, हम रहेंगे, तभी ये देश रहेगा। जब संविधान ही नहीं रहेगा तो अराजकता फैल जाएगी, नफरत फैल जाएगी, आप जैसे लोग हिंसक फैलाओगे। तो हमें संविधान बताना है। राजस्थान में तो हिंदू ही थे ना जो आपको हरा दिया, बेंगलोर में हिंदू ही थे ना जो आपको हरा दिया, बिहार में, उत्तर प्रदेश में हिंदू ही थे ना जो आपको हरा दिया। आप भूल गए फैजाबाद, आप भूल गए बाजू के जितने अमेठी, आप भूल गए तमाम स्टेट जहां आपको हिंदुओं ने वोट नहीं दिया। अरे आप हम पे बोलते हो। हम इसलिए खुश है कि संविधान बच गया। लल्लू जी ने कहा था हमें 400 सीट चाहिए, हमें संविधान बदलना है। मिस्टर हेगड़े कर्नाटका से कहा था हमें सीट दो, हमें संविधान बदलना है। तो हम क्यों ना खुश हो कि हमारा संविधान बच गया। आज आपकी माइनॉरिटी सरकार है, आप में वो ताकत नहीं है कि आप संविधान को छेड़ सको। हम इसलिए खुश है कि संविधान बच गया, लोगों की इंसाफ बच गई, लोगों की जो बात आपने कही, बच गई। जो बात आपने अभी कही, दर्शकों को बता दूं,
कि फैजाबाद के आसपास 9 सीटें हैं जो सारी चीजों फैजाबाद से पे हल जटकर करें। हैं, उसमें से भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें हार गई। और वाराणसी मोदी जी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके आसपास 12 सीटें, 12 में से बीजेपी 9 हार गई। तो मतलब और तो और छोड़िए, श्री राम से जितनी भी एसोसिएटेड सीटें हैं, जैसे सीतापुर हो गई, नासिक हो गया, रामटेक हो गया, और तो और छोड़िए उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ भी हो गया, वहां पर भी हार गए। तो मतलब अगर राम जी में असल में विश्वास करते हैं लोग, तो राम जी शायद एक संदेश भेज रहे हैं कि यार जरा सबको साथ लेके चलो, मुझको ऐसा लगता है। तो क्या ये संदेश अभी भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, ये बताएं नासिर साहब। नहीं, देखिए क्या हुआ, इन्होंने अपने आप को राम से ऊपर दिखाने लग गए। भगवान राम से जब ऊपर हो जाएंगे, उनकी उंगली पकड़ के उन्हें मंदिर के दरवाजों तक ले जाएंगे, तो लोग देख रहे थे ना कि ये किस तरह की हिंदुज्म है ये, कि भगवान राम से कोई ऊपर हो जाए, शंकराचार्यों को लोग घर बैठा दे, शंकराचार्यों की इज्जत ना हो, हर जगह मोदी जी मोदी जी मोदी जी। तो मोदी जी का काम है, संविधान पे कसम खाया है, संविधान से ओथ लिया है, तो हर धर्म को इक्वली देखना, सम्मान देना, सबको बराबरी का हक देना। ये नहीं था कि आप एक तरफ हो जाइए, आप पूजा पाठ में लग जाइए। अगर कोई ये काम आपका था ही नहीं, ये शंकराचार्य थे, धर्मचार्य थे, जो इस धर्म को समझते थे, उनका काम था। पर चलिए वो सब भी छोड़िए, भगवान राम को एकदम बालक बना के खुद ले जाते हैं। मैं कहता हूं, मैं धार्मिक डिबेट में जल्दी बोलता नहीं हूं, मैं धार्मिक डिबेट में आना नहीं चाहता, मगर जब धर्म के खेल आप खेलोगे तो ये देश की हिंदू देख रही है ना, क्योंकि वो सेकुलर लोग हैं, वो नफरती नहीं है, वो सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं। तब तो लोग कह रहे थे ना, ये बनारस की हवा तो पूर्वांचल की हवा बिहार तक जाएगी, इसकी हवा वहां तक जाएगी। तो क्या हुआ, वो हवा ने आपको दिल्ली में समेट के रख दिया, वो दिल्ली के अंदर आपको माइनॉरिटी गवर्नमेंट में ले आई, आज आपको नीतीश और नायडू पे आपको डिपेंडेंट बना दिया। ये सरकार है आपकी। आज आपकी बोलते हैं, आज भी मोदी जी हवा के लहर को समझ नहीं पा रहे कि हवा कैसी बह रही है। वो आज भी 2014 और 19 में जी रहे हैं। उन्हें समझना पड़ेगा कि हवा की लहर बदल चुकी है, ये वो हवा नहीं है जो हवा वो सोच रहे थे। आज आपके पास वो मेजॉरिटी नहीं है कि आप आज आपको काम, अभी भी वक्त है, आप काम करिए, हम आपको सहयोग देंगे। आप अग्निवीर पे ले आइए, किसानों के लिए आइए, महिलाओं के सुरक्षा पे लाइए, रोजगार लाइए, इन पर हम आपके साथ सहमत हैं, हम आपके साथ पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। जब इनके ऊपर जुल्म होगा तो हमारी आवाज ऊंची होगी, हमारी आवाज ऊंची होगी, हम लड़ने को तैयार होंगे। हम गरीबों की आवाज है, हम सरदार पटेल लोग हैं, हम महात्मा गांधी के लोग हैं, हम पंडित नेहरू के लोग हैं। जेलों से नहीं डरते, तुम्हारे रीति रिवाजों से नहीं डरते, हम नहीं डरते अपने मरने से, हम नहीं डरते अपने जेल के सलाखों से। हम इन गरीबों की आवाज उठाते रहेंगे, महिलाओं की आवाज उठाते रहेंगे, चाहे जहां भी हो। आप हमारी, हम ये कहते हैं हमसे घर छीन लिया, अरे हमने कहा कि आपने घर छीना, तो छीना आपने, हमारी सदस्यता आपने रद्द की तो आपने किया, हम जो किया हमने बताया, तो आपको क्यों आज चिढ़ हो रही है? क्योंकि आपने जो जो किया है आपको वापस मिलेगा। थोड़ा सब्र करिए, अभी तो शुरुआत हुई है, चंद दिनों की बात है, देखिए आगे होता होता क्या है। बहुत कुछ होना बाकी है। In fact, Mahua Moitra also spoke very well. She spoke for about 1.5-2 minutes. She spoke really beautifully. मोदी जी को आवाज दे रही थी कि आप आ जाइए। आप हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 बार आए थे, आपने हमें घर बैठाने का काम किया था। एक अकेला कितने पे भारी, महुआ जी ने बोला वहां पे, एक अकेला कितने पे भारी, आपने सुना होगा। महुआ जी ने जब बोला तो ये मोदी जी दुम दमा के निकल गए वहां से, रुकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कृष्णा नगर में 2-2 रैली करके आते हैं, फिर भी महुआ को, अरे उनको बैठाने के चक्कर में 60-70 सीट का लॉस करके चले आए। तो ऐसा नहीं है कि जब आप दूसरे को नफरत फैलाओगे तो आपको जवाब मिलेगा। तो नासिर साहब ये बताएं लॉजिकली, अभी चलते चलते, this is really the last question, unless Pradeep ji wants to ask something more. This really is the last question. I would like your view कि जिस प्रकार अभी सेकंड टर्म में मोदी जी की हम लोगों ने एजेंसियों का उपयोग, मतलब ऑपरेशन देखा, अलग अलग सरकारी जो महकमे हैं, सरकारी तंत्र जो है, क्या वो वैसे ही अभी भी चलेगा या आपको लगता है कि उस पर अब कुछ बैलेंस आएगा? क्या समझते हैं? मुझे तो लगता है बैलेंस आना चाहिए, क्योंकि एजेंसी को अपने
आत्मनिर्भर से होकर काम करना पड़ेगा, ना कि किसी और पे। उनको इंसाफ और आदिल के हिसाब से काम करना होगा, कानून के दायरे में काम। हम नहीं कहते हैं कि जिसने करप्शन किया उसको छोड़ दो, जिसने भी, चाहे जितना टॉप का लीडर हो, करप्टेड है तो उसको जेल में डालो, मगर इंसाफ के दायरे में डालो, जांच प्रक्रिया करो। सिर्फ ओपोजिशन के लोगों को क्यों बंद करते हो? अगर बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता है, अगर उसका करप्शन में नाम है, तो जांच उतनी ही फुर्ती से करो जितना कांग्रेस के लोगों के लिए करोगे, टीएमसी के लोगों के लिए करोगे, आरजेडी के लिए करोगे या समाजवादी के लिए करोगे। वही चीज दूसरे लोगों के लिए करो, तभी लोगों को एजेंसियों पे भरोसा होगा, एजेंसियों पे लोगों की यकीन बढ़ेगी। और जो बुलडोजर चलता है सर हर जगह पे, अब तो मुंबई पुणे में भी शुरू हो गया, बिना कोर्ट के ऑर्डर के, बिना किसी चीज के हर जगह बुलडोजर चढ़ा दो। इसी को तो अराजकता बोलते हैं ना, इसी को अराजकता बोलते हैं। ये हिंसकपना है, इसी को अराजकता बोलते हैं। ना कोर्ट की जरूरत है, ना अदालत की जरूरत है, सारे दरवाजे। तो आज की तारीख में इतनी ताकत अब नहीं है सदन के अंदर कि ये अभी कर पाएंगे। इन पे हम कंट्रोल कर रहे हैं, पूरी ताकत से कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि ये चीजें ना हो। अदालत पे लोगों का भरोसा हो, एजेंसियों पे लोगों का। आज एजेंसी मजाक की पार्ट बन गई है सर, ईडी सीबीआई आज मजाक बन के रह गई है, अदालतों को मजाक बना के रख दिया है। तो आज उनको जगाना होगा। मैं नहीं कह रहा हूं आज भी कि आप मत करो, कार्रवाई करो। अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो देश में अराजकता आ जाएगी, करप्शन बढ़ जाएगा। उसको कंट्रोल करना चाहिए, हर सरकार की जिम्मेदारी है, मगर इंसाफ के अदल में एक नजरिया रखना चाहिए। जो संविधान कहता है, संविधान के हिसाब से करिए। ये नहीं कि हम मोदी जी से सवाल करते तो हमारी एजेंसी भेज दो। अरे हम मोदी से सवाल करते हैं तो देश के लिए सवाल करते हैं, हम अपने घर बनाने के लिए सवाल नहीं करते हैं। हम गरीबों के लिए सवाल करते हैं, हम मजलूमों के लिए सवाल करते हैं, हम ट्राइबलों के लिए सवाल करते हैं कि उनको स्कूल मिले, साफ पानी मिले, सड़क मिले, घर मिले, मकान बने, इसके लिए सवाल करते हैं। तो आप हमें जेल भेज दोगे, हमारी आवाज को बंद कर दोगे, तब हम कहते हैं कि ये नफरत है। ये नफरतों को बंद करो, लोगों को हिंसक मत बनाओ, हिंदुज्म लाओ, लोगों में प्यार बांटो, मोहब्बत की दुकान। तभी तो 10,000 किलोमीटर जब रैली हमारी पद यात्रा हुई, बस के थ्रू और पद यात्रा, तब तो लोगों ने जुड़ा, लोगों ने देखा। जिसको आप पप्पू कहते थे, आप जिसको, आज एक बड़ी बात मुझे याद आ गई, जिनको फोटो फ्रेम में कोई मंजूर नहीं था, आज इत्तेफाक देखिए, उसी फोटो फ्रेम में जो कौन राहुल गांधी कहते थे, वो राहुल गांधी के हाथ पकड़ के आज जाना पड़ा। तो उस फ्रेम में ना चाहते हुए भी राहुल गांधी को आना पड़ गया। तो यही होता है वक्त की ताकत, जनता की ताकत, और जनता की, वो लोगों की और संविधान की ताकत। जिसको आप नेग्लेक्ट करते हो उसके बराबर में आपको आना पड़ता है। जिस प्रेम से आप लोगों को हटा देते थे, उस प्रेम में आज आकर खड़ा कर दिया। तो यही तो है संविधान की ताकत। तीनों ने तो एक अकेला सब पे भारी जब बोलने लग गए तो लोगों को इसमें गुरूर दिखने लगा, इसमें नफरत दिखने लगा। ये तो किसी संविधान को नहीं मानेगा। एक अकेला सब पे भारी का नारा दे रहा है। हम लोग एक है, हम लोग एक है, सब पे भारी नहीं हो सकते, हम पे सब भारी हो सकता है, क्योंकि संविधान ने दिया है। लोकतंत्र है, लाखों लाखों लोगों वोट देते हैं, दे विल बी, तब हम लोग जीत के आते हैं। पर आप बोलते हो हम अकेला सब पे भारी, सब पे भारी। थैंक यू सो मच सर। तो लोगों ने आपको वजूद दिखाया, आईना दिखाया, तो आपको समझ में आना चाहिए। आप, मैं कहता हूँ, आप हम पे हंस तो सकते हो लोगों की, क्योंकि ये मेरी अकेले की आवाज नहीं है, लाखों की आवाज है वो राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को अब सुनना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी सुनना पड़ेगा। तो यही We saw that yesterday, वो तो कल देखा हम लोगों ने। नासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय, एंड कांग्रेचुलेशंस अगेन, थैंक यू। Well, very passionate. He's always passionate. He's full of passion, energy. Right. But today he was looking very good. He really was looking very good. I was just not praising him just like that. He's got a great screen presence. He really should be in the film industry, or at least on television. I mean, he's really good. In any event, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के show में ज़रूर इतना ही. And the sad part is that the body count in Hathras keeps going up, and it's terrible. The latest is awful. I mean, it was 107. My gosh. It's now 116. 116 लोगों के गुजर जाने की खबर है हाथरस में। तो that's very sad. और इसमें ये भी नहीं बोल सकते कि लोगों को सजा मिलेगी, ये मिलेगी, मतलब उससे क्या होने वाला है यार? What is going to happen with that? Tragedy. It's a horrible tragedy. When will we ever learn? When will we wake up?
इन एनी इवेंट दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो। आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।